आइए हाईवे अलाइनमेंट को देखते हैं। हाईवे अलाइनमेंट क्या होता है कि आपका जो हाईवे है वो आप किस डायरेक्शन में, कितनी हाइट पे, कितने ग्रेडियंट पे बिछा रहे हो, वही आपका हाईवे अलाइनमेंट होता है। ठीक है, मतलब एक तरह से कि किस नक्शे के आधार पे आप बिछा रहे हो। ठीक है, तो देखिए अलाइनमेंट की डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। द पोजीशन और लेआउट ऑफ द सेंट्रल लाइन ऑफ द हाईवे ऑन द ग्राउंड इज कॉल्ड द अलाइनमेंट। कि मतलब जो हाईवे है उसकी सेंट्रल लाइन किस अलाइनमेंट पे आप बिछा रहे हो, किस लेआउट में आप बिछा रहे हो, वही होती है आपकी क्या, हाईवे की अलाइनमेंट। ठीक, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट क्या होता है, स्ट्रेट और कर्व्ड पाथ जो होते हैं वो होते हैं आप लोगों के हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। ठीक, मतलब जैसे मान लीजिए ये रोड जा रही है, आपने इस तरीके से ये बिछा दिया, तो ये होता है क्या आपका हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। ठीक है, इसके बाद वर्टिकल अलाइनमेंट क्या होता है। वर्टिकल अलाइनमेंट जो होता है वो ये डिसाइड करता है कि आपका हाईवे कहीं पे कितनी हाइट पर रहेगा और उसका जो हाइट को रीच करना है वो कितने ग्रेडियंट से ज्वाइन करेगा। तो ये होता है आपका वर्टिकल अलाइनमेंट। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, वर्टिकल अलाइनमेंट इंक्लूड लेवल्स एंड ग्रेडियंट्स। ठीक है, अब अलाइनमेंट हमें डिसाइड करना जरूरी क्यों होता है, देखिए क्योंकि बैड अलाइनमेंट विल इनहेंस द कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एंड व्हीकल ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये तीनों कॉस्ट को हाईवे बैड अलाइनमेंट बढ़ा देगा आप लोगों का। ठीक है, अगर आपने एक बार अपने हाईवे अलाइनमेंट को कंस्ट्रक्ट कर दिया, ये जिस अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग आपने हाईवे को वो डिसाइड किया उसके अराउंड कंस्ट्रक्ट कर दिया, तो ये ईजी टू चेंज नहीं होता, आप इसको जल्दी चेंज नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि मान लीजिए कहीं से भी आपकी जो हाईवे निकल जाता है तो उस जगह की रेट भी बढ़ जाती है ना, तो आपकी जो जगह है उसको चेंज नहीं कर सकते, फिर आप दूसरी जगह को ख़रीद नहीं सकते आसानी से। दूसरी बात, आपको पूरा कंस्ट्रक्शन करना बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा रोड साइड के अलॉन्ग बगल में, है ना। तो ये चीज़ें कुछ होती हैं जो हाईवे अलाइनमेंट को कंस्ट्रक्ट करने में आपको ध्यान रखनी होती हैं। फिर बारी आती है कि आइडियल अलाइनमेंट की क्या रिक्वायरमेंट होती हैं। देखिए आइडियल अलाइनमेंट की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे कि दो टर्मिनल स्टेशंस के बीच में जहाँ तक हो सके और जितना कम से कम हो सके आपको जो आपका पाथ रखना होता है वो स्ट्रेट रखना होता है। ठीक है, पर अगर ऐसा नहीं हो पा रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करिए जितना, जैसे मान लीजिए दो अलाइनमेंट ये हैं तो आप जितना स्ट्रेट रख सको उतना स्ट्रेट रखो इसको। ठीक है, फिर अलाइनमेंट शुड बी इजी टू कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन। मतलब अलाइनमेंट ऐसा होना चाहिए जो इजी टू कंस्ट्रक्ट और मेंटेनेंस में भी आसानी हो। इट शुड बी ईजी फॉर द ऑपरेशन ऑफ व्हीकल। ऐसा होना चाहिए कि आप आसानी से उसको उस पर व्हीकल्स भी चल सकें। जैसे कि मान लीजिए आपने क्या किया, वर्टिकल अलाइनमेंट में आपने बहुत एकदम खड़ी चढ़ाई दे दी, अब इससे व्हीकल ही नहीं आसानी से चढ़ पा रहे हैं। या फिर आपने हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में क्या किया, बहुत शार्प टर्न दे दिया, अब यहाँ पे व्हीकल मुड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बाहर चले जा रहे हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है मैक्सिमम एक्सटेंड इजी ग्रेडियंट एंड कर्व शुड बी प्रोवाइडेड। मतलब इजी ग्रेडियंट होने चाहिए और कर्व शुड बी वाइड होने चाहिए। ठीक है, इट शुड बी सेफ फ्रॉम बोथ द कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली एट स्लोप, एम्बैंकमेंट एंड कटिंग। इट शुड हैव सेफ ज्योमेट्रिक फीचर्स। मतलब ऐसा है कि जब आप बना रहे हो और जब वो चल रहा हो, ठीक है, मतलब बना लिया आपने, और दूसरा जब वो ऑपरेशन में आ गया तो वो ऐसा होना चाहिए कि वो स्लोप जो हैं वो उसकी सेफ़ हो, जो एम्बैंकमेंट है वो भी गड़बड़ नहीं हो और कटिंग भी गड़बड़ नहीं हो। स्लोप क्या है कि आपने कहीं चढ़ान दे दी, अब आपने चढ़ान तो दे दी लेकिन वो चढ़ान ऐसी हो गई कि पता चला कुछ दिन बाद वो ढह गई, है ना। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो जैसे मान लीजिए ये चढ़ान दे दी, अब वो स्लोप कुछ दिन में ढह गई, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। एम्बैंकमेंट आप जैसे दे रहे हो, एम्बैंकमेंट का मतलब ये है कि कहीं पे कहीं पे ऐसे करके एक वो बनाया और इसके ऊपर आपने रोड निकाल दिया था। ठीक है, कहीं टीले पे आपने रोड निकाल दिया था, लेकिन हुआ क्या, कुछ दिन बाद हुआ ये कि कुछ दिन बाद ये जो एम्बैंकमेंट बना था, ये जो ट्रेपेजोइडल शेप का आपने टीला बनाया था, इस पर रोड निकाली थी, कुछ दिन बाद ये एम्बैंकमेंट आपका ढह गया, है ना। ये नहीं होना चाहिए। कटिंग, जैसे मान लीजिए कोई पहाड़ काट के आप लोग नहीं रोड बनाते हो, पजल आपने पहाड़ काट के रोड तो आज बना दी लेकिन कुछ दिन बाद ये पहाड़ ऐसे ऐसे ढह गया, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए आपके अलाइनमेंट में। द नेक्स्ट चीज़ क्या है, नेक्स्ट चीज़ है द अलाइनमेंट शुड बी इकोनॉमिकल एंड कैन बी कंसिडर्ड ओनली व्हेन द इनिशियल कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट और ऑपरेटिंग कॉस्ट मिनिमम हो। मतलब अलाइनमेंट का आपका तभी बस वो इकोनॉमिकल माना जाएगा जब उसकी इनिशियल कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट जो मिनिमम होनी चाहिए। मतलब बनाने की कॉस्ट हो गई, मेंटेनेंस कॉस्ट हो गई और ऑपरेटिंग कॉस्ट मिनिमम हो। ठीक है,
अब बारी आती है कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो अलाइनमेंट को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो देखिए पहली चीज़ तो क्या होती है, ऑब्लिगेटरी पॉइंट। ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स वो होते हैं कि जिनसे आपको या तो अपना अलाइनमेंट ले जाना है या फिर नहीं ले जाना है, ठीक है। वो किस तरीके से होते हैं, देखिए जैसे कोई ब्रिज साइट है, ठीक, ब्रिज साइट है। अब इसका ये मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए ये ब्रिज है आपका, पतला सा ब्रिज है, इधर इधर नदी बह रही है, यहाँ इसके आगे रोड जा रही होगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जो अपनी रोड बनाई वो ऐसे बना दी जस्ट। तो होगा क्या, मान लीजिए अगर कोई व्हीकल इधर से ऐसे आ रहा है तो अब उसे तो दिख नहीं रहा आगे कि ब्रिज है कि क्या है ना, इधर तो व्यू ब्लॉक हो गया। हुआ क्या, जा करके बहुत मुश्किल से ये मोड़ पाया या एक्सीडेंट होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे। तो इसकी जगह आप क्या करोगे, इसकी जगह आप ये करोगे कि भले ही आपकी कॉस्ट थोड़ी बहुत बढ़ जाए या कोई हाईवे के अलाइनमेंट का कोई रूल ब्रेक हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आप बनाओगे वो इस तरीके से बनाओगे कि जो रोड आ रही है सामने से उसको प्रॉपर दिखे कि हाँ आगे ब्रिज आने वाला है। जो व्हीकल आ रहा है उसको ये क्लियर पता चलना चाहिए कि आगे व्हीकल वो ब्रिज आने वाला है, हमको उस हिसाब से अपनी गाड़ी की स्पीड वगैरह को कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। ये होता है क्या, आपका ब्रिज साइड का ऑब्लिगेटरी पॉइंट कि किस तरीके से आपको ब्रिज साइड को अप्रोच करना होता है। नेक्स्ट क्या है, माउंटेन। वाइल अलाइनमेंट पासिस थ्रू द माउंटेन द वेरियस अल्टरनेटिव आर टू कंस्ट्रक्ट टनल और टू राउंड अराउंड द हिल्स। इसका ये मतलब है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई एक पहाड़ी जगह पे जब वो निकाल रहे हैं, अब यहाँ से आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे करके रोड के मतलब पहाड़ के चारों तरफ से होते हुए रोड निकाल सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, ऐसे टनल से होते हुए मतलब इसमें टनल ओपन करो और फिर एक रोड निकालो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास क्या चीज़, किस तरह से कॉस्ट अवेलेबल है, किस तरह के इक्विपमेंट अवेलेबल है, उस तरीके से आप इसको कंसीडर कर सकते हो जो भी आपके पास हो, है ना। तो ये चीज़ होती है। दूसरी क्या होती है, इंटरमीडिएट टाउन। जैसे आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा कि पहले जैसे हाईवे बिछा दिए गए, तो मान लीजिए वो आज क्या हो गए, शहर बड़े हो गए तो वो हाईवे के उसमें आ गए, तो कई बार जाम लगता है उन जगहों पे, है ना। कोई हाईवे किसी शहर से पास हो रहा होता है तो वहाँ जाम लगता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट कुछ बाईपास निकाल देती है जो इस शहर को ऊपर ऊपर से क्रॉस कर जाते हैं। तो ये क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है कि आप अपने अब उसको हाईवे को थोड़ा सा वो कर रहे हो, क्या नाम है, उठा दे रहे हो, स्लोप बढ़ा दे रहे हो। वैसे तो अगर आप सही तरीके से देखो तो हम लोगों ने जो फर्स्ट पॉइंट देखा था उसमें ये देखा था कि कम से कम ग्रेडियंट प्रोवाइड करिए, जितना सीधा सीधा हो सके उतना करिए। लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम अपना ग्रेडियंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं और थोड़ा सा हाईवे के जो क्या नाम है हमारा जो ये है बाईपास दे रहे हैं, उसको घुमा भी रहे हैं, है ना। तो हालांकि नहीं होना चाहिए था, लेकिन हम अपनी उसको स्मूथ उसको फ्लो को रखने के लिए ट्रैफिक के हम ये बाईपास को ख़त्म कर दे रहे हैं, मतलब सॉरी ये शहर से जो हाईवे जा रहा था उसको ख़त्म करके बाईपास प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि आपका कोलिजन पॉइंट्स कम हो सकें, है ना। तो ये होता है क्या आपका, ये भी एक तरह से ऑब्लिगेटरी पॉइंट हो गया आप लोगों का। फिर कुछ और चीज़ें होती हैं जैसे रिलीजियस प्लेस होता है। अब आप हाईवे अलाइनमेंट अपना बिछा रहे हो तो ऐसी कोशिश करो कि हर रिलीजियस प्लेसेस को कम से कम आप वो करो, क्रॉस करो, है ना। मतलब कि ये नहीं होना चाहिए कि आपने हाईवे अलाइनमेंट ऐसे बिछाया और यहाँ पे कोई रिलीजियस प्लेस आ गया तो उसको आप कह रहे हो हटाओ, अब कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। कोई बहुत कॉस्टली स्ट्रक्चर नहीं आना चाहिए कि जिसका आपको कंपनसेशन बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो उस तरीके से भी आप उसको हटाइए, मतलब अलाइनमेंट को उसके आसपास से या कहीं दूसरी तरह से डाइवर्ट कर दीजिए। कोई नदी या कोई मतलब कोई झील या कोई तालाब नहीं आना चाहिए, है ना। ट्रैफिक अलाइनमेंट जैसा भी हम लोगों ने बाईपास वाला केस देखा। ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, आप लोग ज्योमेट्रिक डिज़ाइन को भी ध्यान में रखना पड़ता है। ऐसे ही बहुत ज़्यादा ग्रेडियंट नहीं देना पड़ रहा हो आपको, बहुत ज़्यादा मतलब स्मूथ मूवमेंट आपकी गाड़ी का हो रहा हो, है ना। ये सब चीज़ें आपको बेसिक अलाइनमेंट में देखनी पड़ती हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं अपने क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स ऑफ द रोड। मतलब अगर हम लोग क्रॉस सेक्शनली अपने रोड को देखें तो हमें क्या क्या चीज़ें उसमें मिलेंगी। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग अपने रोड में बनाते हैं, जैसे कि क्या होगा, ट्रेवल्ड वे, शोल्डर, ड्रेनेज चैनल्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। शोल्डर्स क्या होते हैं, देखिए शोल्डर्स क्या करते हैं, प्राइमरली एज ए सेफ्टी फीचर, मतलब ये सेफ्टी फीचर के लिए बनाए जाते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, एकोमोडेशन ऑफ स्टॉप्ड व्हीकल्स, इमरजेंसी यूज़ एंड लेटर सपोर्ट ऑफ द पेमेंट। जैसे आपको कहीं गाड़ी रोकनी पड़ रही है
तो आप ऐसा नहीं है बीच रोड पे गाड़ी रोक दो, आप शोल्डर पे गाड़ी लेकर के जाओ और गाड़ी को वहाँ रोको। कुछ इमरजेंसी यूज़ हो गया, आपकी गाड़ी ख़राब हो गई, आपको टायर कुछ चेंज करना है, इमरजेंसी यूज़ है, तो आप गाड़ी को वहाँ लगाओ। दूसरा, ये लेटरल सपोर्ट भी पेमेंट को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। शोल्डर में भी आइदर पेव्ड और अनपेव्ड, मतलब हो सकता है कि आप इसको बहुत एकदम पेवमेंट के साथ, वैसे मतलब क्या बोलते हैं पेव्ड, मतलब कि आप उस पर रोड रोलर चला के एकदम प्लेन कर सकते हो, या हो सकता है इसको अनपेव्ड मतलब विदाउट रोड रोलर के भी बना दिया जाए, ठीक। फिर उसके बाद वो ड्रेनेज चैनल क्या करते हैं कि एक गड्ढे खोदे जाते हैं जो कि पानी आपकी रोड पे आ रहा है उसको ले करके नालियों में सप्लाई कर देते हैं, ठीक है। आइए इसका क्रॉस सेक्शनल हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। देखिए ये क्या है, ये है हमारा ट्रेवल्ड वे। ये क्या है, 2 लेन हाईवे क्रॉस सेक्शन विद डिचेस, मतलब 2 लेन हाईवे क्रॉस सेक्शन है विद डिचेस के साथ। जैसे ये आप ऐसे इसको समझ सकते हो जैसे कि अपनी HBTU वाली रोड है ना, तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। हालांकि यहाँ पे ये जो है डिवाइडर भी दे रखा है, कहीं कहीं अपनी उसमें डिवाइडर नहीं है, यहाँ पे वो सेंट्रल लाइन होती है, ठीक है। ये CL सेंट्रल लाइन को ही दिखा रहा है, ठीक। इधर से क्या हो रहा है, गाड़ियाँ जा रही हैं और इधर से गाड़ियाँ आ रही हैं, ठीक है। हम लोग इसको ऐसे मान लेते हैं। तो जैसे क्या है, आप लोग देखते होंगे इधर आप लोगों ने देखा हो रोड के जस्ट बगल में थोड़ा सा नीचे उतर करके क्या है, इंटरलॉकिंग बिछी हुई है, ठीक है। वही इंटरलॉकिंग जो है वो क्या है, शोल्डर है, जहाँ पे आप कभी कभी ऐसा होता है कि हमें गाड़ी को साइड देना है, गाड़ी ज़्यादा आ गई या हमें बगल से निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं शोल्डर पे होके निकाल लेते हैं कभी कभी। हालांकि शोल्डर इस पर्पज़ के लिए होता नहीं है, बट हम लोग यूज़ कर लेते हैं। दूसरा, आपको गाड़ी रोकनी है, किसी दोस्त को बिठाना है, तो आप क्या करते हो, रोड पे तो गाड़ी रोकते नहीं हो, आप क्या करते हो, सही तरीका ये है कि आप शोल्डर पे गाड़ी रोको, अपने दोस्त को बिठाओ या जो कुछ भी करना है आप करो, और फिर वापस अपनी रोड पे आ जाओ। गाड़ी चेंज करना है आप लोगों को, गाड़ी में कुछ पहिया वैया बदलना है, तो आप शोल्डर पे लेके करोगे। फिर इसके जस्ट बगल में क्या होता है, इसके जस्ट बगल में आप प्रोवाइड करते हो, इसके जस्ट बगल में, वैसे तो ये हाईवे का है तो यहाँ पे तो आप फुटपाथ दे नहीं रहे हो, वैसे तो यहाँ पे होता है कि आप यहाँ पे इसके जस्ट बगल में 4 स्लोप होती है, और 4 स्लोप के बाद यहाँ पे आप प्रोवाइड कर देते हो क्या, फुटपाथ, है ना, जो आप लोग देखते भी होगे। 4 स्लोप मतलब एक नाली जैसी बना देते हैं हम लोग, और इसके बाद यहाँ पे हम लोग वही डिच, यहाँ पे नाली वो पानी को सप्लाई करने के लिए ले जाती है, ड्रेनेज करने के लिए ले जाती है, और यहाँ पे आप बना देते हो फुटपाथ, ठीक है। और ये जो फुटपाथ और रोड को जो अलग कर रहा है, ये जो होता है, ये होता है आपका कर्व, KERV, है ना, ये होता है आपका कर्व, ठीक। फिर उसके बाद क्या होता है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने 4 स्लोप भी दे दी है, और ये है क्या आपका, ये है आपकी नाली, डिच भी कह सकते हैं इसको। इसका ये मतलब है कि यहाँ से जो पानी जो आपका आ रहा वो रोड पे ना रुक के आपका इसमें बहते हुए निकल जा रहा है, और पानी फ्लो हो जा रहा है आपका, ठीक है, निकल जा रहा है। ये हो गया क्या, 2 लेन क्रॉस सेक्शन। अब आइए इसको देखते हैं हम लोग, ये क्या है, डिवाइडेड क्रॉस सेक्शन, डिप्रेस्ड मीडियन एंड डिचेस। इसका क्या मतलब है, ये क्या चीज़ है, ये है कि आपका इधर से गाड़ी जा रही हैं और इधर से गाड़ियाँ आ रही हैं, और ये बीच में एक बड़ा डिवाइडर आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा। ये यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, पेड़ वेड़ लगा देते हैं, है ना, ग्रीनरी लगा देते हैं। यहाँ पे शोल्डर होता है, यहाँ पे शोल्डर होता है, यहाँ पे शोल्डर होता है, इसमें दोनों तरफ हम लोग शोल्डर प्रोवाइड करते हैं, ठीक। यहाँ पे डिचेस होती हैं। तो ये आपका क्रॉस सेक्शन है। आई होप इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अभी हम लोग इसको समझने की कोशिश भी करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपकी रोड है, ये इसमें क्या कर दिया, सिंगल लेन कर दिया। हालांकि मतलब दोनों उसमें गाड़ियाँ एक ही तरफ जा रही हैं। अरे नहीं, इसमें ये इधर है, ये मीडियन है जहाँ पे आपने ग्रीनरी लगा रखी है, और इसमें इधर से गाड़ियाँ आ रही हैं और ऐसे गाड़ियाँ जा रही हैं, ठीक है। ये देखिए ये है शोल्डर, ठीक। इसमें क्या किया, इधर भी शोल्डर है, इधर भी शोल्डर है। ये कोई एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस या कोई बस है, जो कुछ गड़बड़ हुआ होगा तो ये यहाँ पर किनारे की तरफ रुकी हुई है, ठीक। इसके बाद ये ग्रीनरी हो गई, और इसके बाद इधर थोड़ा सा देखिए, अगर आप ठीक से इसको देख पा रहे हैं तो इधर की तरफ देखिए, हल्का सा इसको, इसमें स्लोप सी दिख रही है आपको, ठीक। ये स्लोप होकर के ये देखिए, ये स्लोप ऐसे एक नाली सी बन रही है ना। तो ये नाली क्या कर रही है कि जो भी पानी इसमें आ रहा होगा, ये पानी इसमें से होते हुए निकल जा रहा होगा, ड्रेन आउट कर रहा होगा पानी, ठीक। जैसे यहाँ भी देख सकते हैं, ये रोड है, इसमें गाड़ियाँ ये ऐसे जा रही हैं, ठीक है। ये शोल्डर है, ये इधर ड्रेनेज हो गया, ठीक है, कि मतलब गाड़ियाँ मेन चलने वाला पाथ तो ये है। लेकिन जैसे मान लीजिए आपको गाड़ी रोकनी है, कुछ सही करना है, कुछ वो करना है, तो ये आप क्या कर रहे हो, गाड़ी को यहाँ पे रोक रहे हो। एक चीज़ और ध्यान दीजिए
ये कैसा है, ये बहुत अच्छे से बनाया गया है, इसके करेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छे हैं, मतलब गाड़ी बहुत हाई स्पीड में चल सकती है। लेकिन शोल्डर को इस तरीके से बनाया जाता है कि आप इस पर गाड़ी बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में नहीं ले जा सकते, चाह के भी नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि ये उस पर्पज़ से बनाया ही नहीं गया, ये बस इस पर्पज़ पे है कि आप गाड़ी को यहाँ रोको, या अगर कुछ इमरजेंसी है तो आप यहाँ पे गाड़ी को क्या कर सकते हो, खड़ी कर सकते हो। ये गाड़ी के चलने के लिए अगर आप इसको भी और इसको भी सेम उस पर बना दोगे तो लोग क्या करने लगेंगे, इसको शोल्डर को भी यूज़ करने लग जाएंगे अपनी गाड़ी को चलाने के लिए। तो इसीलिए इसको, जैसे मान लीजिए अगर इसका फ्रिक्शन फैक्टर अगर मैं कहूँ, इस पर चलने के लिए जो फ्रिक्शन फैक्टर लगेगा वो हाई होता है इन कंपैरिजन विद द इसके मेन पेमेंट से, ठीक है। अच्छा, अब देखिए आपकी गाड़ी को चलने के लिए फ्रिक्शन भी चाहिए होता है, ठीक। अब यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, पहली होती है स्किडिंग, दूसरी होती है स्लिप। देखिए स्किडिंग क्या होती है, स्किडिंग हैपन व्हेन द पार्ट्स ट्रेवल्ड अलोंग द रोड सरफेस इज मोर देन द सर्कमफेरेंशियल मूवमेंट ऑफ द व्हीकल ड्यू टू फ्रिक्शन। सही चीज़ क्या होती है कि आपका जो व्हीकल है ये मूव कर रहा है, ठीक। अब इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल की वो 2πr होनी चाहिए। सही तरीका तो यही है, जितना पहिया आपका घूमा उतनी ही डिस्टेंस आपने ट्रैवल कर ली। लेकिन होता क्या है कभी कभी कि आपका ये पहिया था, इसको ये डिस्टेंस 2πr ट्रैवल करनी थी, लेकिन ये 2πr घुमा ही नहीं, लेकिन इसने ये डिस्टेंस पूरी ट्रैवल कर ली। इसका क्या मतलब है कि मतलब जैसे आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा कि आप लोग ब्रेक लगाते हो लेकिन आपकी गाड़ी रुकती नहीं है और स्किड होते हुए, आप लोग खुद भी बोलते हो ना कि मेरी गाड़ी स्किड हो गई। मतलब क्या था कि आपने ब्रेक तो लगाई लेकिन आपकी गाड़ी स्लिप होते हुए, मतलब स्किड होते हुए ऐसे चली गई। कभी कभी आप देखते हो स्किड मार्क्स भी होते हैं, वो इसीलिए होते हैं कि गाड़ी आपका 2πr जो मूवमेंट था वो हो ही नहीं रहा है और गाड़ी आपकी स्किड हो रही है, ठीक। तो ये तो होता है क्या, स्किडिंग। स्लिप क्या होता है, स्लिप ये होता है कि आपकी गाड़ी को 2πr डिस्टेंस ट्रैवल करनी थी। अगर आपका गाड़ी का पहिया घूम रहा है तो 2πr डिस्टेंस ट्रैवल करनी थी उसको, लेकिन हो क्या रहा है, अब आपकी गाड़ी 2πr तो पूरा पहिया घूम गया, जो 2πr था वो तो पहिया घूम गया, लेकिन वो डिस्टेंस ट्रैवल नहीं हो पाई। तो ये क्या मतलब है, यही मतलब है कि गाड़ी आपकी स्लिप कर रही है, गाड़ी आपकी बढ़ ही नहीं रही है आगे। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी। क्या लिखा हुआ है, स्किड स्लिप अकर व्हेन द व्हील रिवॉल्व मोर देन द करस्पॉन्डिंग लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट, ठीक। पहिया तो बहुत ज़्यादा घूम रहा है, फुल स्पीड में घूम रहा है, लेकिन गाड़ी ही नहीं आगे बढ़ रही। और स्किड क्या है, स्किड वो है कि आपकी गाड़ी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन आपकी गाड़ी तो आगे बढ़ रही है लेकिन पहिया नहीं घूम रहा है, ठीक है। ये होती है स्किडिंग, ठीक है। अनइवननेस क्या है, अनइवननेस होता है कि आप अपनी गाड़ी को इवन सरफेस का बना, मतलब आप अपनी रोड को अनइवन तो बनाना चाहते हो, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं हो पाता। बहुत अच्छे से भी आप रोड बना लो फिर भी कुछ दिक्कतें हो जाती हैं। किस वजह से, पेमेंट फेलियर की वजह से अनइवन सरफेस आपकी हो जाती है। अनइवन सरफेस आपका क्या दिक्कत करेगी, व्हीकल की ऑपरेटिंग कॉस्ट को बढ़ा देगी, स्पीड को अफेक्ट करेगी, राइडिंग कंफर्ट ख़राब कर देगी, सेफ्टी को गड़बड़ करेगी, फ्यूल कंजम्पशन हाई कर देगी और आपकी गाड़ी का या टायर का वियर और टीयर को इंक्रीज़ कर देगी। नेक्स्ट चीज़ आती है ड्रेनेज। ड्रेनेज का क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए आपकी रोड है, पानी बरसा, तो आपको ये करना है कि आपका जो पानी बरसा है ये रोड पे, ये पानी किसी तरह से इस रोड पे रुके नहीं, ये पानी किसी तरीके से रोड से ड्रेन आउट हो जाए। अगर ये रोड पे रुका रहा तो क्या होगा, आपकी जो सरफेस है, जो रोड की सरफेस है वो भी वेट हो गई, फ्रिक्शन सरफेस कम हो गया तो एक्सीडेंट के चांसेस भी बढ़ गए। दूसरा, ये रोड को भी ख़राब करता है। तो इसको देखिए किस तरह से रिमूव करने का क्या प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। उस पानी को रिमूव करने के लिए हम लोग क्रॉस स्लोप या फिर कैम्बर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, देखिए, द स्लोप प्रोवाइडेड टू द रोड सरफेस इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन टू ड्रेन आउट द रेन वाटर फ्रॉम द रोड सरफेस टू अवॉइड द फॉलिंग, स्ट्रिपिंग ऑफ बिटुमिन, swelling and heaving of the subgrade to avoid slipping of the vehicle over the wet pavement, to avoid glare in the wet pavement, ठीक। क्या मतलब है कि हम लोग पानी को रिमूव करने के लिए अपनी रोड को, जैसे मान लीजिए ये रोड है आपकी, क्रॉस सेक्शनल व्यू है ये, हम लोग सामने से रोड को देख रहे हैं, तो हम लोग अपनी रोड को कुछ उठा देते हैं, जैसे बीच से उठा सकते हैं या फिर किसी एक पर्टिकुलर साइड से उठा सकते हैं, ठीक है। जिससे कि क्या होगा, पानी अपने आप रिमूव बह के अलग हो जाएगा। फ़ायदा क्या है इसका, फ़ायदा है हमें जो स्ट्रिपिंग ऑफ बिटुमिन सरफेस है, मतलब जो बिटुमिन सरफेस की स्ट्रिपिंग है, जो बिटुमिन सरफेस उखड़ सकती है वो हट जाती है, वो अवॉइड हो जाती है। जो सबग्रेड है, जो मिट्टी है आपकी, उसकी स्वेलिंग और हीविंग अवॉइड हो जाती है, मतलब वो फूलती नहीं है, अगर वो फूल गई तो भी रोड आपकी ख़राब हो जाएगी। व्हीकल की स्लिपिंग वो हट जाती है, जो व्हीकल की वो वेट पेमेंट की जो चमक होती है वो भी हट जाती है, ठीक है। इसके बाद जैसे जो सीधी रोड होती हैं वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे हम लोग जो सेंट्रल लाइन होती है उसके अलोंग अपनी रोड को उठा देते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा
ये पानी बरसा तो एक इधर निकल गया, थोड़ा सा इधर निकल गया, ठीक। तो ये क्या करता है, ये क्राउन जैसा शेप बनाता है और हाईएस्ट पॉइंट कहाँ पे होता है आपका, सेंट्रल लाइन पे होता है। और हॉरिजॉन्टल कर्व होता है, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं। सुपर एलिवेशन मतलब होता है कि आप अपनी रोड को एक पर्टिकुलर एंगल पे उठा देते हो, ठीक है। तो इससे दो हमारे फंक्शन सेटिस्फाई हो जाते हैं, जैसे कि पहला तो ये क्रॉस स्लोप वाला हो गया, दूसरा जो आपने देखा होगा कि जब आप गाड़ी कर्व पे वो टर्न करते हो तो क्या होता है, आपकी गाड़ी बाहर की तरफ भागती है ना। तो उसको, उसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कैंसिल आउट करने के लिए आप क्या करते हो, आप अपनी गाड़ी, ये जो रोड है इसको हल्का सा ऊपर की तरफ उठा देते हो, जिससे आपकी गाड़ी ज़्यादा बाहर की तरफ ना निकल जाए हाई स्पीड में, ठीक है। तो ये होता है क्या, ड्रेनेज इज प्रोवाइडेड बाय लिफ्टिंग द आउटर एजेस ऑन द कर्व्स। या आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत बेसिक है। कैम्बर हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं, टू ड्रेन आउट द रेन वाटर फ्रॉम द पेवमेंट। तो इसके फंक्शंस क्या हैं, मतलब क्यों हम लोग हटा रहे हैं इसका, स्ट्रिपिंग टू अवॉइड द स्ट्रिपिंग ऑफ द बिटुमिन फ्रॉम द एग्रीगेट, स्वेलिंग एंड हीविंग ऑफ द सबग्रेड को खत्म करने के लिए, स्लिपिंग ऑफ द व्हीकल को रोकने के लिए, ग्लेयर को रोकने के लिए। और स्ट्रेट रोड पे कैसे करेंगे हम लोग, सेंट्रल लाइन जो है वहाँ से उठा देते हैं, और कर्व पे हम लोग आउटर सरफेस, आउटर साइड से हम लोग अपनी रोड को उठा देते हैं। आई होप समझ में आया होगा, कोई कन्फ्यूजन। देखिए नेक्स्ट चीज़ क्या है, नेक्स्ट चीज़ है कर्व। कर्व इंडिकेट द बाउंड्री बिटवीन द कैरियज वे एंड द शोल्डर और आइलैंड और द फुटपाथ। देखिए कैरियज वे क्या होता है, कैरियज वे जो होता है, कैरियज वे होता है जिस पे आपकी गाड़ी चलती है, ठीक। जैसे ये है आपका कैरियज वे, ये है सेंट्रल लाइन, इस पे गाड़ी आपकी यहाँ से जा रही है, यहाँ से गाड़ी आ रही है। यहाँ पे क्या आप देते हो, शोल्डर देते हो। फिर उसके बाद आपको देना है फुटपाथ देना है यहाँ पे, ठीक है। ये तो आपने नाली दे दी एक नॉर्मल उसमें, अब आपको यहाँ पे क्या देना है, फुटपाथ देना है। अब देखिए आप कैसे फुटपाथ दे सकते हो, आप यहाँ पे फुटपाथ दे दीजिए, लेकिन यहाँ दिक्कत क्या हो जाएगी, यहाँ दिक्कत ये हो जाएगी कि आपकी गाड़ी ये नीचे की तरफ तो जा ही सकती है, तो क्या करेंगे लोग, गाड़ी फुटपाथ पे भी चढ़ाने लग जाएंगे। जैसे कि लोग चढ़ाते भी, आप लोगों ने देखा होगा, जाम ज़्यादा होता है तो फुटपाथ पे गाड़ी चढ़ा के निकल जाते हैं। तो उसी चीज़ को रिमूव करने के लिए क्या किया जाता है, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट एक बाउंड्री बनाती है, इस तरह से इसको उठा देती है, थोड़ा सा यहाँ पे पत्थर लगा देती है। आप लोगों ने देखा होगा कुछ इस तरीके के पत्थर आप लोगों ने देखे होंगे। तो ये पत्थर लगा करके फिर फुटपाथ बनाती है, जिससे कि आपकी जो ड्राइवर है वो चाह के भी गाड़ी को फुटपाथ पे ना चढ़ा सकें, ठीक। और फुटपाथ खाली रहे, फुटपाथ पे आप पैदल चलने वाले लोग हैं वही चल सकें, ठीक है। तो ये होता है आपका कर्व का फंक्शन। कर्व क्या कर रहा है, कर्व क्रिएट अ बाउंड्री बिटवीन द कैरियज वे जिस पे आपकी गाड़ी चल रही है एंड द शोल्डर और आइलैंड और द फुटपाथ। इन शोल्डर पे तो नहीं, शोल्डर तो वो होता ही है, इसीलिए देखिए कैरियज एंड शोल्डर और आइलैंड, मतलब ये जो फुटपाथ है इसको अलग करने के लिए, ठीक। फिर उसके बाद देखिए कितने तरीके के होते हैं, लो और माउंटेबल कर्व, मतलब माउंटेबल कर्व वो जिस पे आप गाड़ी ले जा सकते हो, है ना। मतलब कुछ बहुत इमरजेंसी है, कुछ वो है तो आप उस पर गाड़ी चढ़ा सकते हो। तो ये कितनी हाइट होती है इसकी, 10 सेंटीमीटर, यहाँ से बस 10 सेंटीमीटर पे। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखते हैं। फिर होता है सेमी बैरियर टाइप और बैरियर टाइप। बैरियर टाइप सबसे ऊंचा कर्व होता है, इसको देखते हैं हम लोग एक, ये देखिए यहाँ पे आप समझ भी सकते हैं इसको। ये क्या है, ये है आपका कैरियज वे जिस पे आपकी चल रही है गाड़ी। ये क्या किया गया है, कैम्बर प्रोवाइड किया गया है जिससे आपका पानी निकल जाए, है ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने कर्व प्रोवाइड किया, ये होता है कर्व आपका, ठीक। ये क्या है आपका कर्व, जिससे ये फुटपाथ है, ये फुटपाथ है, ये पेमेंट है, तो एक बाउंड्री क्रिएट की है इसने। ये देखिए ये है लो कर्व, ये लो कर्व है जिस पे आप अपनी गाड़ी को चढ़ा भी सकते हो, है ना। ये इस तरीके का है। फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद सेमी बैरियर टाइप है, थोड़ा सा मतलब चढ़ाने को चढ़ा सकते हो, कोशिश कीजिए करनी चाहिए कि नहीं चढ़ानी हो, है ना। फिर ये बैरियर टाइप है, इस पर तो आप गाड़ी बिल्कुल चढ़ा ही नहीं सकते, है ना। ये देखिए ये हो गए कर्व के टाइप आप लोगों के। अब देखिए जो नेक्स्ट चीज़ होती है वो होती है साइड डिस्टेंस। साइड डिस्टेंस क्या होती है, साइड डिस्टेंस वो चीज़ होती है कि कितनी दूरी तक आपका ड्राइवर बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के देख सकता है ना। तो वो होती है साइड डिस्टेंस। और इसी साइड डिस्टेंस के बेसिस पे आप बहुत सारी चीज़ों को डिज़ाइन करते हो, जैसे कि डिज़ाइन स्पीड हो गया आपका, ब्रेकिंग डिस्टेंस हो गया, कितनी दूरी पे आपको व्हीकल से चलना है, किसी भी व्हीकल से, वो हो गया। ये सब चीज़ें डिज़ाइन की जाती हैं। तो देखिए 3 तरह की होती हैं, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस और तीसरी होती है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। आइए इसको एक एक करके देखते हैं। अच्छा, इससे पहले हम लोग समझते हैं PIEV थ्योरी। PIEV थ्योरी क्या कहती है, इसमें ये देखिए परसेप्शन, इंटेलेक्शन, इमोशन एंड वायलेशन।
परसेप्शन क्या कहता है, कितने टाइम में आपने अपने किसी ऑब्जेक्ट को, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा था उसको देखा। सबसे पहले तो आप देखोगे, फिर इंटेलेक्शन, फिर आपने ये समझा कि ये ऑब्जेक्ट है और मुझे इस पर क्या करना है। ठीक है, ये मतलब आपने ऑब्जेक्ट तो देखा और रिएक्ट किया कि हाँ कोई ऑब्जेक्ट है मेरे सामने, यहाँ तो बस देखा। फिर आपने देखा कोई एक ऑब्जेक्ट है और उसको अब आपने क्लियर देख लिया कि कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है मेरे सामने। ठीक है, फिर इमोशन मतलब कि अब आपने रिएक्ट किया कि अब मुझे इसको गाड़ी को रोकना है या इसके ऊपर से मेरी गाड़ी निकल जाएगी, आपने डिसाइड किया। ठीक, चौथा लास्ट क्या है, वायलेशन, मतलब कि उस एक्शन को करने में आपको कितना टाइम लग गया। ठीक, ब्रेक लगाने थे तो ब्रेक लगाने में कितना टाइम लग गया, स्टीयरिंग घुमानी थी, हैंडल घुमाना था, कितना टाइम लग गया, ये सब चीज़ें होती हैं। तो आई होप PIV इतना आपको समझ में आया होगा किस तरह से हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को देख के परसीव करके अपने एक्शन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, आइए आप देखते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है। देखिए, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होता है, आप अपनी गाड़ी को लेके जा रहे थे। ठीक है, आपकी गाड़ी ऐसे सीधी चलती चली जा रही थी, तभी अचानक से जब आपकी गाड़ी यहाँ पर थी, तभी अचानक से आपको दिखता है एक ऑब्स्ट्रक्शन आपके रास्ते में। ठीक, आपने अपनी ऑब्स्ट्रक्शन में यहाँ देखा, अब आपने देखा ऑब्स्ट्रक्शन देखा, अब ऑब्स्ट्रक्शन को देख के आपने डिसाइड किया कि मुझे गाड़ी में ब्रेक लगाने हैं, मेरी गाड़ी इस ऑब्स्ट्रक्शन से नहीं तो टकरा जाएगी। तो इस गाड़ी को ऑब्स्ट्रक्शन को देखने से पहले यहाँ ड्राइवर ने जब उस ऑब्स्ट्रक्शन को देखा और जब उसने ब्रेक अप्लाइड किया, तो जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल की वो होती है हमारी लैग डिस्टेंस, कि मतलब उसे ऑब्स्ट्रक्शन देखने के बाद ब्रेक अप्लाइड करने में कितना टाइम लग गया, वो और उस टाइम में जितनी उसने डिस्टेंस ट्रैवल की वो होती है क्या, आपकी लैग डिस्टेंस। और इस बीच में जो टाइम लगा वो होता है रिएक्शन टाइम। आप किसी चीज़ को देख करके फिर रिएक्ट करते हो तो कुछ टाइम लगता है ना आपको रिएक्ट करने में, तो वही होता है रिएक्शन टाइम। तो ये जो डिस्टेंस ट्रैवल करी ये क्या हो जाती है, V/TR। देन अब क्या हो जाता है, अब आपने यहाँ से ब्रेक लगाना चालू किया, यहाँ पे आपने गाड़ी ला के रोक दी, वेलोसिटी 0 कर दी, तो ये जो डिस्टेंस ट्रैवल करी ये डिस्टेंस होती है कि आपने कितनी देर में गाड़ी को रोक दिया। सारे के सारे फैक्टर यहाँ पे अप्लाई हो जाते हैं, फ्रिक्शन कितना लग गया, आपका ब्रेकिंग एफिशिएंसी कितनी थी, उसके बाद आपको कितना टाइम लग गया गाड़ी को रोकने में, उसमें कितने उसने ट्रैवल कर दी, तो ये होती है क्या, ब्रेकिंग डिस्टेंस। और ये क्या होता है, टाइम टू ब्रेक। ठीक, इसके फॉर्मूले होते हैं, किस तरीके से हम लोग निकालते हैं इसको, आइए एक बार देख लेते हैं जल्दी से। आप लोग चाहो वैसे तो आपसे पूछेगा नहीं कोई भी, फिर भी बस ये मैं बस आपको बता रहा हूँ SSD स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को कैलकुलेट करने का क्या होता है, 1.47 इंटू VT। VT यहाँ पे होता है इन किलोमीटर पर आवर। ठीक, V² VT होता है कि कितना टाइम लगा आपको गाड़ी को, VT मतलब कि कितनी स्पीड से आपकी गाड़ी चल रही थी। T होता है यहाँ पे बल्कि TR होता है कि रिएक्शन टाइम क्या था। नॉर्मली 2.5 सेकेंड हम लोग ले लेते हैं। V²/30। ठीक, F फ्रिक्शन ग्रेडियंट, G वेलोसिटी या ग्रेड कितना है आपका। ठीक है, ये चीज़ हम लोग यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, प्लस होता है, ऊपर जा रहा होता है तो प्लस माइनस कर देते हैं और नीचे जा रहा होता है तो प्लस कर देते हैं। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। SSD क्या है हमारा, कि किसी ऑब्स्ट्रक्शन को देखने के बाद जो हमको डिस्टेंस, उसको गाड़ी को रोकने में जो टाइम लग गया इंक्लूडिंग रिएक्शन टाइम, अब उसको हम लोग उस डिस्टेंस ट्रैवल जो हुई हमारी गाड़ी के द्वारा उसको हम लोग बोलते हैं क्या, हम लोग SSD बोलते हैं। तो SSD क्या होता है हमारा, SSD = LR, रिएक्शन टाइम में जो हमारी ट्रेन और ब्रेकिंग जो डिस्टेंस ट्रैवल करी है ना, ये होती है हमारी SSD = रिएक्शन टाइम में जो डिस्टेंस ट्रैवल करी और ब्रेकिंग टाइम में जो डिस्टेंस ट्रैवल करी वो। तो रिएक्शन टाइम वाला ये वाला फैक्टर, ये वाला कंपोनेंट कौन सा है, रिएक्शन टाइम वाला, और ये वाला कंपोनेंट कौन सा है, ब्रेकिंग टाइम वाला। तो 1.47 V वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल, T रिएक्शन टाइम, V² वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल, 30 वो ये 1.47 और 30 ये वो हैं कन्वर्जिंग फैक्टर्स हैं। ठीक है, कन्वर्टिंग फैक्टर्स हैं ये, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और F क्या होता है हमारा, F होता है फ्रिक्शन ऑफ द पेवमेंट, G होता है हमारा ग्रेड कैसा है, प्लस माइनस। अगर ऊपर जा रहा होता है ग्रेडियंट तो हम लोग इसको प्लस कर देते हैं और नीचे की तरफ जा रहा होता है तो माइनस कर देते हैं। फिर बारी आती है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस की। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है ये देखिए, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस इज द मिनिमम डिस्टेंस ओपन टू द विजन ऑफ अ ड्राइवर फॉर अ व्हीकल इंटेंडिंग टू ओवरटेक अ स्लो व्हीकल अहेड ऑफ सेफ अगेंस्ट द ट्रैफिक इन अपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब ये है
कि आपकी गाड़ी ये चल रही थी, अच्छा आपकी गाड़ी के आगे एक और गाड़ी थी जो आपसे स्लो चल रही थी, और आपको क्या करना था, आपको इस गाड़ी को ओवरटेक करके इधर वापस ये लाना है इसी लेन में। ठीक, तो देखिए आपको कितना स्पेस खाली चाहिए इस गाड़ी को ओवरटेक करने के लिए, वही होता है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, कितना कि आपको कितना स्पेस क्लियर दिख रहा है। ठीक है, और आपको ये तो बचाना ही है, इस गाड़ी को ओवरटेक तो करना है, आपको ये जो सामने से गाड़ी चली आ रही है इसको भी बचाना है। ठीक, तो आपको पूरा ये कैलकुलेट करना होता है कि कितना स्पीड आपको इसको ओवरटेक करने के लिए चाहिए और कितना स्पीड चाहिए आपको इस वाली गाड़ी से विदाउट कोलाइड हुए आपको इस लेन में वापस जाने के लिए। तो ये होती है कि आपकी ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। देख लीजिए क्या है, द ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस इज द मिनिमम डिस्टेंस ओपन टू द विजन ऑफ द ड्राइवर फॉर अ व्हीकल इंटेंडिंग टू ओवरटेक द स्लो व्हीकल अहेड अगेंस्ट द ट्रैफिक इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक, इसके बाद इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये देख लीजिए वेलोसिटी ऑफ ओवरटेकिंग व्हीकल, ओवरटेकन व्हीकल एंड व्हीकल कमिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। द फैक्टर्स अफेक्ट द OHD, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स OHD को अफेक्ट करते हैं। आपकी वेलोसिटी जो मतलब जो आपकी गाड़ी की वेलोसिटी है वो जिस गाड़ी को ओवरटेक करना है उसकी वेलोसिटी, और जो सामने से गाड़ी चली आ रही है उसकी वेलोसिटी, आपकी और आपके सामने वाली गाड़ी में कितना डिस्टेंस है उसका, आपका रिएक्शन और स्किल टाइम कितना है, रिएक्शन टाइम और स्किल कैसा है ये चीज़, और आपकी गाड़ी का एक्सेलरेशन कैसा है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि आप किसी गाड़ी को वो ओवरटेक तो करना चाहते हो लेकिन आपकी गाड़ी का एक्सेलरेशन उतना अच्छा नहीं होता, तो आप क्या करते हो, नहीं कर पाते हो ओवरटेक, है ना। अगर आपकी गाड़ी का एक्सेलरेशन अच्छा होता है तो आप कर भी लेते हो, है ना। आइए सुपर एलिवेशन को समझते हैं जल्दी से। देखिए सुपर एलिवेशन क्या करता है हमारा। सुपर एलिवेशन जैसे आप क्या करते हो, कभी गाड़ी को आपने कभी ये कर्व पे मूव किया होगा, हॉरिजॉन्टल कर्व पे मूव किया होगा, तो आपने देखा होगा कि आपकी गाड़ी बाहर की तरफ भागती है ना। तो ये क्या करते, किस वजह से होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से होता है। इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटरएक्ट करने के लिए आप क्या करते हो, ये क्या है, इनर साइड ऑफ द व्हीकल है, सॉरी इनर साइड ऑफ द रोड है या कर्व है, और ये आउटर साइड ऑफ द कर्व है। तो आउटर साइड ऑफ द कर्व को आप क्या करते हो, ऊपर उठा देते हो इन कंपेरिजन विद द इनर साइड ऑफ द कर्व। ठीक, कैसे, जैसे कि देखिए ये इनर साइड ऑफ द कर्व, ये क्या है, आउटर साइड ऑफ द कर्व, और आपने क्या किया, आउटर साइड ऑफ द कर्व को ऊपर उठा दिया। अब ये क्या कर रहा है कि जो गाड़ी बाहर की तरफ भाग जानी थी, अब इसने गाड़ी को ये पकड़ के रखता है रोड पर ही, और आपकी गाड़ी को स्मूथली टर्न करवा देता है, टॉपल डाउन भी नहीं होती। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो काउंटरएक्ट होती हैं आपके सुपर एलिवेशन के होने की वजह से। ठीक है, आइए देखते हैं क्या डेफिनेशन में कह रहा है। सुपर एलिवेशन और बैंकिंग इज द ट्रांसवर्स स्लोप प्रोवाइडेड ऑन द हॉरिजॉन्टल रोड कर्व बाय रेजिंग द आउटर एज रिलेटिव टू द इनर एज टू काउंटरएक्ट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटरएक्ट करने के लिए आउटर एज को रिलेटिवली, मतलब इनर एज के रिलेटिवली ऊपर उठा देते हैं, जिससे कि आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काउंटरएक्ट हो जाए ऑन द हॉरिजॉन्टल कर्व। ठीक है, दिस इम्प्रूव द सेफ्टी बाय रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ व्हीकल स्किडिंग और ओवरटर्निंग। स्किडिंग को भी रोकता है, स्किडिंग मतलब स्किडिंग को रोकता है, ओवरटर्निंग मतलब पलट जाने से रोकता है गाड़ी को, हायर स्पीड अलाउ करता है, और कर्व पे मतलब कर्व पे हायर स्पीड को भी अलाउ करता है, स्टेबिलिटी अलाउ करता है, और ड्रेनेज को भी अलाउ करता है, मतलब कैम्बर की तरह भी वर्क करता है। ठीक है, तो ये होता है आपका सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करने का पर्पज़। आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा रेस ट्रैक का, अगर कभी आप देखिएगा कार का, तो रेस ट्रैक में भी ये रेस ट्रैक में तो बहुत ज़्यादा सुपर एलिवेशन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, ये तो रोड पे तो मतलब बेसिक रोड पे तो फिर भी कम किया जाता है, रेस ट्रैक पे तो इतनी हाई स्पीड में चलती है, तो ये मतलब ये एक तरह से रोड वो हाईवे रेस वाला ही ट्रैक लग रहा है। ठीक है, पर्पस टू काउंटरएक्ट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इम्प्रूव कंफर्ट, प्रिवेंट स्किडिंग, ओवरटर्निंग स्पेशली एट हाई स्पीड। Definition: the rate of super elevation is the slope or tangent of the angle representing the vertical rise relative to the horizontal width। ये डेफिनेशन इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, जो भी आपको चाहे इसमें जो भी आपको याद रखें, जो भी आप याद रख सकें आप याद रखिए। फॉर्मूला क्या होता है, E + F = V2/127R। E क्या होता है, सुपर एलिवेशन, F क्या है, लेटरल फ्रिक्शन, V क्या है, वेलोसिटी इन kmph, R रेडियस क्या है, R रेडियस जो कर्व की रेडियस है। ठीक, क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती हैं आपके सुपर एलिवेशन की डिज़ाइन को, डिज़ाइन स्पीड मतलब आपकी वेलोसिटी, मतलब व्हीकल की वेलोसिटी आप वहाँ कितनी वो फिक्स कर रहे हो, और रेडियस ऑफ द कर्व कितना रख रहे हो, टेरेन और क्लाइमेट कैसा है। ठीक, आई होप इसमें समझ में आया होगा आप लोगों को सुपर एलिवेशन, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, कोई कन्फ्यूज़न तो प्लीज़ बताइए। आइए देखते हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट क्या होता है। देख, रिजिड पेमेंट वो होता है जो रोड हम लोग सीमेंट की बनाते हैं, वो होती है रिजिड पेमेंट।
जबकि फ्लेक्सिबल पेमेंट वो होती है जो हम लोग डांबर या बिटुमिन की बनाते हैं, वो होती है हमारी फ्लेक्सिबल पेमेंट। देखिए होता क्या है, रिजिड पेमेंट इज अ रोड पेमेंट दैट स्प्रेड द ट्रैफिक लोड अक्रॉस द लार्जर एरिया विद द यूज ऑफ हाई स्ट्रेंथ सीमेंट कंक्रीट स्लैब। ठीक है, कि मतलब लार्जर एरिया में अपने लोड को डिस्ट्रीब्यूट करती है एक लार्जर कंक्रीट स्लैब के माध्यम से। द कॉन्क्रीट हाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अलाउ इट टू फंक्शन एज अ रिजिड प्लेट, मतलब एक रिजिड प्लेट की तरह वर्क करता है अपनी हाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वजह से, और डिफॉर्मेशन अंडर द लोड को बहुत कम करता है। ठीक है, रिड्यूसिंग डिफॉर्मेशन अंडर द लोड। दूसरी बात क्या आती है, फ्लेक्सिबल पेमेंट। फ्लेक्सिबल पेमेंट का क्या होता है, इज अ टाइप ऑफ पेमेंट कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ द बिटुमिनस कंपोनेंट और एंड ग्रेनुलर लेयर्स, मतलब ये बिटुमिन की मदद से और ग्रेनुलर लेयर्स की मदद से बनाया जाता है। विच कैन डिफॉर्म और फ्लैक्स अंडर द, मतलब लोड के अंडर में आकर के ये डिफॉर्म या फिर फ्लैक्स कर जाते हैं, मतलब मुड़ जाते हैं। ठीक है, द लोड अंडर दिस पेमेंट टाइप ट्रांसफर्ड ग्रेजुअली फ्रॉम द सरफेस टू द सबग्रेड। मतलब होता क्या है, ये लेयर्स में बनाया जाता है। देखिए ये क्या था, जैसे ये है आपकी मिट्टी, ठीक है, इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर हम लोग अपना एक स्लैब को बिछा देते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया क्या, सिर्फ ये हो गया हमारा सीसी पेवमेंट या रिजिड पेवमेंट। जबकि बिटुमिन में क्या होता है कि हमारे पास ये होती है मिट्टी, जैसे मान लीजिए ये मिट्टी है, इसके ऊपर हम लोग फिर बिछाएंगे एक दूसरी लेयर अपने उसकी, ये ग्रेनुअल लेयर्स की मोटा पहले गिट्टी बिछाई जाएगी, फिर और क्या करेंगे, फिर और थोड़ी सी महीन गिट्टी बिछाएंगे। इस तरह से जाकर के 2-3 लेयर में जाकर के बिटुमिन लेयर का काम कंप्लीट होता है। जबकि सीमेंट में ऐसा नहीं होता, सीमेंट में हम लोग सीधे सीधे एक स्लैब टाइप सीमेंट की बना करके बिछा देते हैं। देखिए जैसे कि ये बना भी हुआ है, ये क्या है, रिजिड पेवमेंट है आपका, ये क्या है आपका, बिटुमिनस पेवमेंट है। इसकी ग्लेयरिंग बहुत होती है क्योंकि ये सफ़ेद कलर का होता है, जबकि इसकी ग्लेयरिंग नहीं होती क्योंकि ये ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं, आप करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं इसके। देखिए रिजिड पेवमेंट की एक जो होती है वो हाई फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ होती है। सबसे पहला जो करेक्टरिस्टिक है वो हाई फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ, मतलब ये क्या करता है कि अपने लोड को पूरी तरह से उसमें, मतलब क्या, हाई लोड को भी एक बड़े एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है ये। ठीक है, एक बीम की तरह या स्लैब की तरह वर्क करता है। ठीक, दूसरी चीज़ क्या होती है, दूसरा करेक्टरिस्टिक क्या है, दूसरा करेक्टरिस्टिक है लो डिफॉर्मेशन अंडर द लोड। लोड में बहुत कम डिफॉर्मेशन होता है इसका। फिर टेम्परेचर ससेप्टेबिलिटी, मतलब ये क्या है कि अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ये क्या करेगा, एक्सपेंड कर जाएगा, और कोल्ड टेम्परेचर में क्या करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, विच रिजल्ट्स इन द क्रैक्स एंड द जॉइंट मूवमेंट। इसीलिए इसमें क्या करते हैं आप लोग, जब भी देखिएगा जहाँ भी सीसी पेवमेंट बनाया जाता है वहाँ पे कॉन्टिन्यूस रोड नहीं दी जाती है। तो यहाँ क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे इसमें सीसी पेवमेंट में इसमें हम लोग देखते हैं कि हमें जॉइंट्स, एक्सपेंशन जॉइंट्स बोला जाता है, इनको जॉइंट्स प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि अगर ये एक्सपेंड करेगा तो इस जॉइंट में ये अपने आप को फिलअप कर लेगा। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये जॉइंट से वापस छोड़ देगा, खाली जगह छोड़ देगा। ठीक है, फिर चीज़ क्या होती है, इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत लॉन्गर होता है। सीसी पेवमेंट का लाइफ स्पैन बहुत लॉन्गर होता है, बस इसकी हायर इनिशियल कॉस्ट होती है, इसकी जो इनिशियल कॉस्ट होती है वो बहुत हायर होती है। लोड ट्रांसफर बाय द स्लैब एक्शन एट जॉइंट, लोड जो जॉइंट्स पे जो लोड ट्रांसफ़र किया जाता है वो स्लैब एक्शन के द्वारा किया जाता है। ठीक, और इसमें ऐसा कुछ और आपको जानने वाला नहीं है। फ्लेक्सिबल पेमेंट देख लेते हैं। फ्लेक्सिबल पेमेंट क्या करता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर में लोड को ट्रांसफ़र करता है, डिफॉर्मेशन अंडर द लोड करता है। जैसा कि मैंने बताया, पहली चीज़ तो क्या कर रहा है, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है इसमें, तो पहला दूसरे पे भेजता है, दूसरा तीसरे पे भेजता है, तीसरा चौथे पर भेजता है लोड को, और अल्टीमेटली ज़मीन में ट्रांसफ़र हो जाता है। फिर दूसरी चीज़ क्या है, डिफॉर्मेशन अंडर द लोड। जैसे लोड आता है तो ये क्या करता है, डिफॉर्म करता है। ठीक, डिफॉर्म करता है, और जब लोड हट जाता है तो ये वापस अपने शेप को गेन कर लेता है। बहुत ज़्यादा तो नहीं होता है जैसा कि आपको आंखों से दिखे, लेकिन इसीलिए इसको फ्लेक्सिबल पेमेंट भी बोला जाता है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा हाई और रिपीटेटिव लोड्स आते हैं इस पर, तो इसकी वजह से इसमें क्या होता था, रटिंग, क्रैकिंग या फिर सरफेस रिपल्स ओवर का टाइम हो जाता है। मतलब क्या हो रहा है कि ये क्या करता है, इसमें क्रैक आ जाएंगे, सरफेस ख़राब हो जाएगी, रिपल्स हो जाएगा, या रटिंग मतलब टूट हो जाती है एक तरह से। मतलब आप लोग देखते हैं क्रैक आ जाता है रोड में, वही चीज़ होती है। फिर क्या होता है, टेम्परेचर सेंसिटिव बिटुमिन। टेम्परेचर सेंसिटिव बिटुमिन क्या होता है, इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर क्या होता है, जो बिटुमिन होता है वो बहुत हाई टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है, और लो टेम्परेचर पे क्या करता है, हार्डन कर जाता है। तो आपको टेम्परेचर के हिसाब से भी इसको यूज़ करना पड़ता है बिटुमिन को, कि मतलब बहुत ज़्यादा अगर हाई टेम्परेचर है तो आप वहाँ पे ऐसा बिटुमिन नहीं यूज़ कर सकते जो क्या है कि हाई टेम्परेचर पे क्या हो, मतलब लो टेम्परेचर पे ही मेल्ट हो जाए। तो आपको बहुत अच्छे ग्रेड का बिटुमिन लेना पड़ता है।
है ना। तो ये होता है टेम्परेचर सेंसिटिविटी ऑफ द बिटुमेन। फिर लोअर इनिशियल कॉस्ट बट मेंटेनेंस नीड, मतलब इसकी इनिशियल कॉस्ट तो लोअर होती है लेकिन इसका मेंटेनेंस आपका करते रहना होता है। लोड ट्रांसफर बाय द ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टैक्ट, वो अभी मैंने आपको समझा ही दिया कि कैसे ये लोड ट्रांसफर कर रहा है। डिफरेंस देख लीजिए, मेटेरियल रिजिड पेमेंट में क्या है, सीमेंट कॉन्क्रीट, फ्लेक्सिबल में क्या है आपका बिटुमेन ग्रेड है। लोड डिस्ट्रीब्यूशन क्या कर रहा है, वाइड एरिया स्लैब एक्शन के थ्रू, ग्रेजुअली किसके थ्रू कर रहा है, सक्सेसिव लेयर के थ्रू। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ इसकी क्या होती है, हाई होती है सीसी पेमेंट की, फ्लेक्सिबल लो होती है। जॉइंट रिक्वायर्ड होते हैं, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, जबकि फ्लेक्सिबल पेमेंट में जॉइंट्स नहीं रिक्वायर्ड होते हैं आपको, ठीक है। देन मेंटेनेंस आपका सीसी पेमेंट का लेस फ्रिक्वेंट बट कॉस्टली होता है, मतलब आपको बहुत जरूरी नहीं होता लेकिन अगर पड़ता है तो फिर कॉस्टली मेंटेनेंस होता है इसका, ठीक है। जबकि इसका रेगुलर होता है, इकोनॉमिकल हो जाता है बिटुमेन निकालने का। इनिशियल कॉस्ट सीसी पेमेंट की हाई होती है, बिटुमेन की लो होती है। ड्यूरेबिलिटी 30 से 40 साल होती है, जबकि बिटुमिनस की 15 से 20 साल होती है। कंस्ट्रक्शन टाइम सीसी पेमेंट का लॉन्गर लगता है जबकि इसका फास्टर हो जाता है बिटुमेन का। आप लोग देखते हो ना, कहीं पे आपका सीसी पेमेंट बनता है या सीमेंट का रोड बनता है तो क्या करते हैं, पहले सीमेंट का रोड बनाएंगे, फिर उसको कुछ दिन के लिए क्यूरिंग के लिए छोड़ा जाता है, तो कम से कम 15-20 दिन आपको उसी में लग जाता है ना। जबकि इसका क्या होता है, आज रात में रोड बनाई और कल सुबह से आप यूज़ कर सकते हो उसको। और अब देखिए परफॉर्मेंस इन क्लाइमेट, देखिए सीसी पेमेंट होता है वो हॉट एंड कोल्ड वेदर में भी अच्छे से परफॉर्म करता है और बारिश में भी। जबकि आप लोग देखते होंगे कि बिटुमिनस पेमेंट क्या करता है, बिटुमिनस पेमेंट बारिश में अक्सर ही ख़राब हो जाते हैं आपके। ये देखिए, ये स्केच भी देख सकते हैं आप लोग, ये क्या है, सैंड की लेयर, ये सॉइल की लेयर है आप लोगों की। यहाँ पे क्या किया गया है, सैंड बिछाया गया है, ग्रेवल और क्रश स्टोन बिछाया गया है, ठीक है। और फिर ये क्या है, लेयर ऑफ एसफॉल्ट है, मतलब बिटुमिनस कंक्रीट जो होता है। फिर ये क्या किया गया है, ये ऊपर आपने फाइन लेयर ऑफ बिटुमिन विद द फाइन वो एग्रीगेट बिछाई है। यहाँ पर क्या, अच्छा यहाँ पर आपने वो क्या नाम है, सैंड, ये सॉइल है आपकी, ये सैंड की लेयर है, सैंड ग्रेवल और क्रस्ट स्टोन। और यहाँ क्या किया है, सीधे के सीधे आपने कंक्रीट की लेयर बिछा दी है स्टील रॉड्स के साथ, ठीक है। यहाँ पे आपने कोई असॉल्ट लेयर नहीं बिछाई है, ठीक है। कॉस्ट कंपैरिजन आप लोग देख सकते हैं, देख लीजिएगा। एडवांटेज देख लीजिए, रिजिड पेमेंट का हाई ड्यूरेबिलिटी और हाई लाइफ स्पैन होता है, सुटेबल फॉर हैवी एंड ट्रैफिक, हाई स्पीड ट्रैफिक के लिए होता है, परफॉर्म वेल इन द वेरिड क्लाइमेट कंडीशन, मतलब वेरिड क्लाइमेट कंडीशन में भी अच्छे से परफॉर्म करता है। डिसएडवांटेज क्या है, हाई इनिशियल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, लॉन्गर क्यूरिंग टाइम एंड रिक्वायर्ड स्किल्ड लेबर, मतलब स्किल्ड लेबर चाहिए होता है। फ्लेक्सिबल पेमेंट देख लीजिए, एडवांटेज लोअर इनिशियल कॉस्ट, फास्टर कंस्ट्रक्शन, ईजियर एंड इकोनॉमिकल रिपेयर्स, मतलब रिपेयर आप आसानी से कर सकते हो। डिसएडवांटेज क्या है, लाइफ स्पैन शॉर्टर है, फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस चाहिए और परफॉर्मेंस टेम्परेचर की वजह से अफेक्ट होती है, मतलब क्लाइमेट कंडीशंस की वजह से इसकी परफॉर्मेंस अफेक्ट करती है, बारिश में अक्सर ही ख़राब हो जाता है, ठीक। कहाँ कहाँ आप रिजिड पेमेंट को यूज़ कर सकते हो, हाईवे पे यूज़ कर सकते हो, एक्सप्रेसवे पे और एयरपोर्ट पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इंडस्ट्रियल एरिया विद हैवी व्हीकल मूवमेंट के समय भी यूज़ कर सकते हो। अर्बन रोड विद हाई ट्रैफिक वॉल्यूम, मतलब अर्बन रोड, शहरी रोड में जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वॉल्यूम है वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट में यूज़ कर सकते हो। लोकेशंस विद द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फोकस, जहाँ पे आपको बहुत दिनों तक कुछ लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्टमेंट करना है वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये एप्लीकेशंस और देख सकते हैं, एक्सप्रेसवे एंड नेशनल हाईवे, एयरपोर्ट रनवे, इंडस्ट्रियल एरिया, टोल रोड, बेसिक हैं आप लोग देख सकते हो। फ्लेक्सिबल अर्बन एंड रूरल रोड विद द लाइट टू मीडियम ट्रैफिक, मतलब बहुत ज़्यादा हाई ट्रैफिक नहीं है वहाँ पे आप अर्बन या गांव के उसमें यूज़ कर सकते हो। टेम्परेरी और लो वॉल्यूम रोड, मतलब लो वॉल्यूम रोड या फिर टेम्परेरी रोड के लिए यूज़ कर सकते हो। रीजन्स विद द लिमिटेड बजट, आपके पास बजट नहीं हो वहाँ यूज़ कर सकते हो। एरिया नीडिंग क्विक कंस्ट्रक्शन, बहुत जल्दी आप वहीं पे, कल नेताजी की विजिट है, आप आज आपको रोड बनानी है तो वहाँ पे बना सकते हो, कहीं पे इसको बनाया जा सकता है। आई होप आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, कोई कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू सो मच।